तो आज का ऑडियो ये जो है ये टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इसमें कवर करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है और आप इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है। तो यहाँ टाइप 1 डायबिटीज़ में कंडीशन टाइप 2 से बिल्कुल उल्टी होती है। जहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बहुत ज़्यादा होता है शुरुआती दौर में, जब स्टार्ट होती है टाइप 2 डायबिटीज़। वहीं टाइप 1 में इंसुलिन होता ही नहीं है। अब पहचाने कैसे टाइप 1 डायबिटीज़ को। तो अगर आपकी फास्टिंग शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, मतलब अगर आप फास्टिंग अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हो और आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, जितना होना चाहिए फास्टिंग का उससे बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर आप अपना इंसुलिन चेक कराइए, फास्टिंग इंसुलिन। अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन ज़ीरो या ज़ीरो से बस कुछ ही ऊपर है तो फिर आप टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हो। और बहुत अफ़सोस की बात ये है कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा घेरती है। छोटे बच्चों को डायबिटीज़ ज़्यादातर टाइप 1 ही होती है। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे और समझ पाएंगे तो हो सकता है आप या आपका बच्चा अगर टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको काफ़ी मदद मिल पाए, या आपका इंसुलिन की डोज काफ़ी कम हो जाए, या आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, या कुछ सालों बाद आप पूरी तरह से टाइप 1 कंडीशन से रिवर्स हो जाएं। तो इलाज जानने से पहले मैंने एक बात बोली थी शुरू में कि टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को इंसुलिन बनता ही नहीं है। उनका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है, इतना डैमेज हो चुका होता है वो, या ना की बराबर बनाता है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, जिससे आपका काम नहीं हो सकता। तो टाइप 1 का इलाज इसी लाइन में छुपा है। मतलब टाइप 1 के पेशेंट को, टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको भी है, उन्हें हर वक्त जो भी खाना है, मुंह में जो भी चीज़ उनके डालना है, उन्हें बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें ऐसा खाना खाना है जो कि जिसको खाने के लिए इंसुलिन की या तो ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर बहुत कम इंसुलिन में ही हमारा काम बन जाए। अब ये जानना है कि भाई ऐसा कौन सा खाना है जिसमें ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा कौन सा खाना है जिसमें कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसा कौन सा खाना है कि जिसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। तो जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, मतलब जिसे खाने के बाद बस कुछ ही मिनटों में या आधे एक घंटे में ही बहुत सी शुगर रिलीज हो जाती है, तो वो खाना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है। जैसे अनाज में गेहूँ, चावल, फलों में जैसे सेब, उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है सेब में। तो जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जो धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है, जैसे अनाजों में मिलेट्स या कुछ फ्रूट्स वगैरह, जैसे सब्जी, यह सबसे अच्छा होता है प्रोटीन। अब जो खाने को बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं चाहिए वो है फाइबर और फैट। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि आपकी डाइट होनी चाहिए हाई फैट, मॉडरेट या हाई प्रोटीन, और लो या ज़ीरो कार्ब, मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर। शुरुआत में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बहुत ही कम। तो टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा इस तरफ। हमारा गोल रहेगा कि आपकी डाइट इस तरह से सेट की जाए कि आपको या तो इंसुलिन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर बहुत कम में ही आपका काम चल जाए। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर टाइप 1 डायबिटीज़ होती ही क्यों है और बच्चों को इतनी ज़्यादा क्यों होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ बड़ों में होती है दूध, गेहूँ, चावल और वेजिटेबल ऑयल के नाम पे मिलने वाले मिनरल ऑयल या डीजल से। ठीक। अब अच्छा, बच्चों को क्यों होती है। तो बच्चों को सबसे बड़ी वजह है माँ का दूध ना मिलना। माँ का दूध नहीं तो आपने गाय का दूध दिया। तो गाय के दूध के साथ प्रॉब्लम ये है कि गाय के दूध के प्रोटीन जो होता है केसीन, दूध में जो प्रोटीन होता है वो केसीन होता है, और मोस्टली गायों में A1 केसीन पाया जाता है, जो कि इंसानों के लिए जहर से कम नहीं है। और दूसरी वजह है बच्चों को गेहूं की चीज़ें देना, क्योंकि दूध और गेहूं दोनों का प्रोटीन पैंक्रियास के बीटा सेल को डैमेज करता है,
एक तो नए बीटा सेल बनने नहीं देता, दूसरा जो है उन्हें भी किल करता है। अब यहाँ हमें एक की और मिल गई कि टाइप 1 डायबिटीज़ से बाहर निकलने के लिए अगर ये दो चीज़ें यानी गाय का दूध और गेहूँ बच्चों के या बड़े दोनों ही अपनी डाइट से हटा दें तो उनका पैंक्रियाज के बीटा सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, रीग्रो होने लगेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो सकता है कुछ सालों बाद आपका पैंक्रियाज बिल्कुल ठीक हो जाए और आप इस कंडीशन से बाहर आ जाओ। एक बात और, बहुत से टाइप 2 वाले डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो भी टाइप 1 के ही पेशेंट होते हैं बट उनका डायग्नोज गलत होता है। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग वाला बहुत ज़्यादा आ रहा है और खाने के बाद जैसे 1 घंटे बाद चेक करें तो आपकी शुगर 400-500 से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इंसुलिन या तो है ही नहीं या फिर बहुत कम है और आपका शुगर बहुत हर वक्त बढ़ी ही रहती है। मतलब खाने के 3-4 घंटे बाद भी आप चेक करते हो तो आपकी बढ़ी हुई ही आती है। तो आपको अपना फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराना चाहिए अगर कंडीशन आपकी ये है, बहुत ज़्यादा हाई आपकी शुगर आ रही है। और अगर फास्टिंग इंसुलिन ज़ीरो है या ज़ीरो से कुछ ही ऊपर है तो आप टाइप 1 के पेशेंट हो। और फास्टिंग इंसुलिन कितना होना चाहिए तो इसके बारे में या तो डॉक्टर से पूछें या फिर जहाँ पर आप टेस्ट कराते हैं वहाँ से पूछें, तो वो आपको इसमें गाइड कर देगा। अच्छा, टाइप 1 के बच्चों के साथ एक और ट्रेजेडी ये भी होती है कि उन्हें लाइफ टाइम इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, यानी आपको बच्चे को पूरी ज़िंदगी इंसुलिन देना है जब भी वो खाना खाए। ये कितना दर्दनाक है आप खुद ही सोच सकते हो। और फिर जितना इंसुलिन हम देते हैं वो खाने के पहले दिया जाता है। अब बच्चा कितना खाएगा ये कोई श्योर तो है नहीं, कभी कम खाता है कभी ज़्यादा खाता है। तो अगर बच्चा खाना कम खाता है तो उस खाने के लिए जितना इंसुलिन चाहिए वो तो यूज़ हो गया, बाकी जो बच गया वो हाई इंसुलिन रह गया बॉडी में। अब वो जो हाई इंसुलिन है, वो जो बच गया है इंसुलिन यूज़ नहीं हुआ है, वो दूसरी सीरियस कंडीशंस आपके अंदर पैदा कर देगा। क्योंकि जो हाई इंसुलिन जो होता है वो हाई ब्लड शुगर लेवल से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होता है और बहुत सी गंभीर सीरियस बीमारियों की वजह बनता है, जैसे मोटापा, स्किन और हेयर प्रॉब्लम, किडनी और लीवर के लिए तो बहुत ही ख़राब होता है हाई इंसुलिन। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है और इसे कैसे पहचानें। तो डाइट में सबसे पहले तो वो चीज़ें जो पैंक्रियाज को डैमेज कर रही हैं वो नहीं खानी है। तो वो चीज़ें हैं ये 3 चीज़ें, दूध, गेहूँ और वेजिटेबल ऑयल या मिनरल ऑयल या रिफाइंड ऑयल। जैसे ही आप ये 3 चीज़ें अपनी डाइट से हटाते हो तो आपका पैंक्रियाज जो होता है वो डैमेज होना बंद हो जाता है। बीटा सेल जो रोज़ मर रहे थे उनका मरना बंद हो जाता है और पैंक्रियाज हील होना शुरू हो जाता है। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों के साथ एक और ट्रेजेडी ये होती है कि उनको सारी उम्र के लिए इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्या होता है कि बच्चा अगर छोटा है, बढ़ती उम्र का बच्चा है, जैसे 8 या 10 साल या उससे भी कम उम्र का, तो क्योंकि बच्चा 14-15 साल तक अपनी पूरी लगभग हाइट ले ही लेता है और इसी उम्र में उसकी हाइट के साथ उसके जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के दूसरे हिस्से होते हैं, अंदर के पार्ट्स, वो भी उसकी बॉडी के साथ बढ़ते हैं। तो अगर हम इंसुलिन इस बढ़ती उम्र में स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि हम इंसुलिन ऊपर से ले रहे हैं अलग से, तो बॉडी को ज़रूरत नहीं होती कि वो पैंक्रियाज पर डिपेंड रहे इंसुलिन के लिए। तो उनका पैंक्रियाज को बढ़ाने की मतलब बॉडी ज़रूरत महसूस नहीं करती कि पैंक्रियाज को बढ़ाया जाए दूसरे ऑर्गन्स की तरह, क्योंकि उसका काम तो बाहर से चल ही रहा है। तो ऐसे बच्चों का पैंक्रियाज साइज में छोटा रह जाता है। तो यहाँ हमें पेशेंस और सब्र रखना पड़ेगा और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो अगर हम सही से डाइट पर ध्यान देंगे बच्चे की और पैंक्रियाज डैमेज करने वाली चीज़ें डाइट से हटाएंगे तो धीरे धीरे पैंक्रियाज भी ग्रो कर जाएगा, जैसे बॉडी के दूसरे पार्ट ग्रो कर जाते हैं। जैसे आप लीवर को देखिए, लीवर अगर काट भी दिया जाए
तो ग्रो कर लेता है। जैसे किडनी अगर सिकुड़कर छोटी हो जाती है तो बाद में ठीक हो सकती है अगर डाइट पर ध्यान दिया जाए, शुगर आप ना खाएं, आपकी डाइट में शुगर ना हो तो किडनी भी सही हो जाती है। तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, हो सकता है 4 से 5 साल तक का वक्त लग जाए पूरी तरह से पेंक्रियाज को ग्रो करने में, बट ऐसा हो सकता है। देखिए मेडिकल साइंस, मैं इसे कहूँगी इंडस्ट्रियल मेडिकल साइंस, क्योंकि मेडिकल साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली है और बहुत सी रिसर्च भी की है जो कि इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मगर ऐसी रिसर्च को छुपा या दबा दिया जाता है और वो रिसर्च बाहर लाई जाती है जो मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद हो और मुनाफा बख्श होती है। उनके लिए आपको परमानेंट मरीज़ जब आप बने रहोगे तभी फ़ायदा है। अगर आप ठीक हो जाते हो तो फिर उनका तो नुकसान ही है उसमें। तो डॉक्टर बस एक ही बात कहते हैं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो ज़िंदगी भर रहेगी, ठीक कभी नहीं हो सकती है। ज़िंदगी भर दवा खाइए और साथ में बीमारियों को और ज़्यादा बढ़ाइए। तो उन्हें बस अपने मुनाफे से मतलब है। बट मैं समझती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि बच्चे का पैंक्रियाज ग्रो कर जाए, क्योंकि पैंक्रियाज भी लीवर की तरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, लीवर और किडनी जैसे होते हैं। और इस तरह के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में हो सकता है रीग्रो होने की बहुत सी सलाहियत मौजूद हो। यहाँ तक कि ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो भी अगर प्रॉपर शुगर को बंद किया जाए और प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको जो चाहिए वो दिया जाए तो फिर ब्रेन के सेल भी रीग्रो होने लगते हैं। हाँ, इन चीज़ों में टाइम लगता है, लीवर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है मगर दूसरे ऑर्गन्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो अगर बच्चे का शुगर लेवल या जो टाइप 1 वालों का बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो हाई का मतलब है 250 से ऊपर हो जाता है खाने के 1 घंटे बाद, तो थोड़ा इंसुलिन ले सकते हैं जिससे उसका ये जो है कंट्रोल रहे शुगर लेवल। वैसे इस तरह की डाइट लेने के बाद आपको बहुत कम ही इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी शुरू के कुछ दिन या महीनों में। उसके बाद पैंक्रियाज जैसे जैसे हील करना शुरू करेगा आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगेगा। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, वही चीज़ें खानी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, और वो चीज़ें नहीं खानी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जैसे गेहूँ, चावल, फलों में सेब। बाकी दूध नहीं लेना है, कम दूध की चाय ले सकते हैं। तो खाने में चाय जो है वो नुकसान नहीं करती है, दूध लीजिए। चाय की रेसिपी मिल्क टी की मैंने दे रखी है। उसमें दूध 1 पार्ट और 3 पार्ट जो है पानी रहेगा, तो वो नुकसान नहीं करेगा। और वो चाय जो होती है सेटिस्फेक्शन भी देती है, मतलब रात में आप सोने से पहले भी 1 घंटा पहले ले लोगे तो आपको रात में भूख भी नहीं लगेगी। तो खाना जो हम खाते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं। फैट जो जब टूटता है, ब्रेक होता है, तो फैटी एसिड में बदलता है। प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो एसिड में बदलता है। और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो शुगर या ग्लूकोज में बदलता है। तो हमें अगर अपनी डाइट में शुगर लेवल कम चाहिए तो क्या करना होगा? फैट और प्रोटीन को बढ़ाना होगा और कार्बोहाइड्रेट को कम करना होगा। इसके अलावा अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी जो होती है वो ग्लूकोज फ्यूल पर चलती है, जबकि हमारी बॉडी अगर कीटोन्स फ्यूल पर चले तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन और फैट के फ्यूल पर जाना होगा। तो खाने का मैनेजमेंट वैसा ही होगा जैसे मैंने वेट लॉस वाले डाइट प्लान में बताया है और फास्टिंग डाइट में जो बताया है, बस वही करना है। को 15 डेज तक वेट लॉस डाइट प्लान और 15 डेज तक फास्टिंग डाइट प्लान दोनों करना है, और दोनों की वीडियोस जो हैं वो चैनल पर मौजूद है, इसे देखें और वही डाइट फॉलो करें। बस उस डाइट में जो मैंने उसका लड्डू बताया है तिल और अलसी का, वो स्किप कर दें, क्योंकि बीज जो हैं वो मैंने ये देखा कि काफ़ी एलर्जिक रिएक्शन भी करते हैं, तो वो आप हटा दें तिल और अलसी वाला लड्डू जो है। और उसके बजाय आप सिर्फ खजूर ले सकते हो। खजूर सुबह में ले सकते हो नाश्ते के टाइम या किसी भी टाइम ले सकते हो,
मगर वो जो लड्डू है तिल अलसी का वो अपनी डाइट से, उस डाइट में मैंने बताया है, लेकिन वो आप स्किप कर दें, उसके बजाय कुछ और ले लें। और एक चीज़ और, पाइनएप्पल अगर ले रहे हैं आप तो फिर पाइनएप्पल में चिया सीड नहीं डालें। चिया सीड भी बहुत ज़्यादा ठंडी करता है और कफ बनाएगा आपके अंदर, तो आपको एक तो परेशानी होगी, क्योंकि जो टाइप 1 के बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे, उनकी बॉडी में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो कफ ऑलरेडी बहुत बनता है, और फिर आप इस किस्म की ठंडी चीज़ लोगे तो वो और ज़्यादा नुकसान करेगी। तो चिया सीड, अलसी, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही हटा दें, और तिल वगैरह भी, ये बीज वगैरह ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि ये बीज जो होते हैं डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी मुश्किल होते हैं और फिर एलर्जिक रिएक्शन करने में बहुत आगे होते हैं ये। किसी खाने में अगर डाल के खा रहे हो नट्स, या वो पका के नट्स या थोड़े से सीड्स, तो वो थोड़े से खा सकते हो, मगर रेगुलर बेस पे इसको मत खाओ। और ख़ास तौर पे चिया सीड और फ्लैक्स सीड तो बिल्कुल ही मत खाओ, ये बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। कि जो नॉर्मल डाइट 15 डेज़ आपको लेनी है, जिसमें कि वेट लॉस डाइट प्लान में जिस तरह से बताया है, तो उसमें जो सुबह को फल लेंगे आप, तो फलों में फिर अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं टाइप 1 या टाइप 2 दोनों ही, तो वो सेब ना लें। सेब जो है डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक तो शुगर होती बहुत ज़्यादा है और फिर एक्टिव फॉर्म में होती है, तो बहुत जल्दी घुल जाती है ब्लड में। इसके अलावा दूसरे फल, कोई भी सीजनल फल ले सकते हैं। और उसमें अच्छा, उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि आप आधा से 1 किलो तक फल ले सकते हैं। तो वो डाइट इस तरह से बनाई गई है कि मतलब जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितना आपको खाना है उतना खाओ। 250 ग्राम खाना चाहते हो 250-300 ग्राम खा लो, और जितना, बच्चे तो कम ही खाते हैं, इतना खाते नहीं है, तो जितना वो शौक से आराम से खा ले उतना उसको खिलाओ, ज़्यादा नहीं खिलाओ कि एकदम ठूस ठूस के आधा किलो ही खाने हैं या 1 किलो ही खाने हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितना आपको भी, अगर बड़ा है तो वो भी जितना मन मर्जी है उतना खाओ। और 3-4 तरह के अगर फ्रूट्स होंगे तो अच्छी बात है, बाकी बच्चे तो खैर इतना नहीं खा पाते हैं 3-4 तरह के भी, एक ही तरह का खाएगा, 1 या 2 तरह का, तो वो जितना खा सके उतना खिलाओ उसको, कोई ज़बरदस्ती नहीं करो उसके साथ। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप फ्रूट खा रहे हो रॉ कच्चे फॉर्म में, तो फिर सूरज थोड़ा सा निकल आया हो। ऐसा ना हो कि सूरज निकलने से पहले आप खाओ, सूरज निकलने से पहले कच्चा नहीं खाते हैं, वरना फिर ब्लोटिंग होगी और ठंडे का भी असर करेगा वही फ्रूट। अच्छा, बच्चा अगर फ्रूट नहीं खा रहा है, वैसे तो उसे खिलाओ सीजनल जो भी हो सुबह के टाइम पे, अगर नहीं खाना चाह रहा है तो फिर उसको प्रोटीन भी दे सकते हो, जैसे कि एग 2 या 3 बॉयल, या फिर हाफ फ्राई करके, वो भी, लेकिन हाफ फ्राई करना है चर्बी में, उसमें नहीं करना है, चर्बी हो या फिर अच्छी क्वालिटी का अगर बटर या देसी घी मिल जाता है तो उसमें भी कर सकते हो। वरना अगर किसी फ्रूट की स्मूदी बच्चा पीना चाहे तो वो भी दे सकते हो, मगर ये ध्यान रखना है चिया सीड नहीं डालना है स्मूदी में, पाइनएप्पल हो या मैंगो हो या कुछ भी हो, कुछ भी आप दे सकते हो। अगर अच्छा, पाइनएप्पल या किसी फ्रूट की स्मूदी कैसे बनानी है उसकी वीडियो दी हुई है पाइनएप्पल वाली वीडियो में, बस यही ध्यान रखना है। एक बार फिर बता रही हूँ कि चिया सीड नहीं डालना है उसमें, मैंने चिया सीड के साथ बनाई है तो वो गलत है, वो नहीं डालना है। अच्छा, अगर बच्चा अवाकाडो आपके यहाँ मिल जाती है तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है नाश्ते में बच्चे के लिए, बच्चे खा भी लेते हैं शौक से, और वो उसमें फ़ैट होता है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, तो वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके यहाँ मिल जाती है और अफोर्ड कर सकते हो आप तो खाओ, अपने आप भी और बच्चे को भी दो। और अगर बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, दूसरा जो सीजनल आपका रीजनल फ्रूट हो आपके यहाँ ईजी मिलता हो वो ले लो। बच्चे के साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, वो जितना खाए शौक से उतना ही खिलाओ, और जो कुछ फ्रूट नहीं खाना चाहता है तो आप प्रोटीन भी दे सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। प्रोटीन थोड़ा सा सुबह में जो होता है, थोड़ा सा बॉडी एसिडिक होती है तो ये बेहतर होता है कोई अल्कलाइन वाली चीज़ ली जाए। लेकिन अगर बच्चा है नहीं मान रहा है तो बॉयल एग दे सकते हो उसको, या फिर हाफ फ्राई। अच्छा, लंच बॉक्स में भी यही करो कि या तो प्रोटीन प्रोटीन ही रखो लंच में ज़्यादातर, जैसे फ़िश दे दी या फिर एग दे सकते, अंडे 2 से 4 दिन भर में खा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि नुकसान करेंगे, 2 भी ले सकते हो 4 भी ले सकते हो अंडे।
उसके अलावा चिकन या कुछ भी आप दे सकते हो लंच बॉक्स में, या फिर थोड़ी सी अगर प्याज सिरके की या फिर मिर्च लहसुन मिर्च सिरका डाल के थोड़ी सी चटनी अगर खा पाते हैं आप उसके साथ, प्रोटीन के साथ, तो वो बहुत अच्छा होगा। वो अगर खा लेते हैं आप, बच्चों के साथ तो मसला होता है, अगर बच्चे भी खा लेते हैं सलाद के बतौर इस तरीके की सिरके वाली चटनी थोड़ी सी, तो उनको प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। मगर सिरका थोड़ा सा ही डालना है चटनी में, जैसे डलता है बनती है अमूमन, और अगर नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाइए। अच्छा, बच्चा अगर ग्रीन जूस पी सकता है तो ज़रूर दें, जितना भी पी पाए। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पूरा ग्लास भर के ही पीना है। बड़ों को भी अच्छा, मैंने ग्रीन जूस की रेसिपी में क्वांटिटी नहीं बताई है, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस 200 से 250 ml बड़े के लिए भी। और अगर बच्चा है छोटा तो फिर 100-150 ml अगर वो पी पाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर 50 ml भी पी लेता है तब भी ठीक है। ज़्यादा छोटा मतलब 10 साल से छोटा अगर बच्चा है तो। वैसे उस जूस में जो बेरीज डाल के बनाया है, थोड़ा सा फ्रूट डाल लिया है, तो उससे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो गया है, तो बच्चा पी सकता है। अगर 50 से 100 ml तक बच्चा 100 ml तक पी लेता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं पी पाता है, अब जैसे 10 साल से छोटा बच्चा है तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, तो फिर हमें दूसरी तरकीब निकालनी पड़ेगी, और वो ये है कि बस कोई भी पत्ती लेके, क्रूसीफर की पत्ती लेके उसको ओखली मूसल में कुचल लें, छोटा सा छोटा छोटा काट के, और 2-3 चम्मच तक इतना कुचलें कि मतलब अगर ज़रा सा पानी डालना है तो पानी डाल लें कि 2-3 चम्मच तक रस निकल आए, और वो रस बच्चे को खाने के बाद या खाने के पहले या खाने के साथ पिला दें। 2 या 3 चम्मच, जितना भी बच्चा आराम से पी ले। अच्छा, पत्तियां क्रूसीफर लेना बेस्ट है, और क्रूसीफर में भी केल जो है होती है, केल बेस्ट है। केल अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि केल शुगर को काटने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी शुगर को ब्लड से बाहर कर देती है ये। और अगर केल अवेलेबल नहीं है तो दूसरी कोई, जैसे कि मूली, शलजम या सरसों या पत्ता गोभी जो होती है, ये भी क्रूसीफर वेजिटेबल ही होती हैं, तो ये आप ले सकते हैं। और ग्रीन जूस जो मैंने बताया है वो ले रहे हैं तो ध्यान रखना है कि 10 बजे, दिन में 10 बजे के बाद से 1 या 2 बजे तक ही लेना है, मतलब धूप जब ज़रा निकल आई होती है सुबह के टाइम। और जैसे ही सन मतलब धूप 2 बजे के बाद से समझ लीजिए आपको वो जूस नहीं लेना है। सूरज ढलने के बाद वो जूस नहीं लेना है, ग्रीन जूस जो बताया है, क्योंकि उसमें जो डला हुआ है वेजिटेबल, केल तो खैर नुकसान नहीं करती है इतना ज़्यादा, क्रूसीफर सूरज ढलने के बाद भी आप खा सकते हो, लेकिन उसमें जो सैलरी डली हुई है, सैलरी जो है वो आपको नुकसान कर सकती है, सैलरी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोलाइट्स में होती है। तो वो जूस जो है वो सिर्फ दिन में ही पीना है। और ये जो पत्तियों का रस है ये किसी भी टाइम ले सकते हो, दोपहर में भी, और तो सिर्फ क्रूसीफर वेजिटेबल्स जो हैं उन पत्तियों का रस जो है वो रात में भी दे सकते हैं और दिन में भी। अच्छा, बच्चा अगर सैलड खा लेता है शौक से तो उसे ज़रूर दें, लेकिन दिन के टाइम 1-2 बजे तक दिन में दे सकते हैं, दोपहर लंच के पहले या किसी भी टाइम, लेकिन शाम के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं देना है सैलड। और जो भी कच्ची सब्जी हो 1 या 2 तरह की, वो अगर खा पाता है तो खाने को दें उसे, और अगर नहीं खा पाता है तो फिर ज़्यादा ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है। कच्चा जो है वो कच्चा फ्रूट और सब्ज़ी लेने का मेन मकसद यही है कि उससे एक तो न्यूट्रिशन मिल जाता है, मतलब ये जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं, ख़ास तौर से पोटेशियम, जो कि हमारे प्रोटीन डाइट जब हम लेते हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, और दूसरे भी उसके बहुत ज़्यादा बॉडी में काम होते हैं। उसके अलावा इसमें लाइव एंजाइम्स होते हैं, लाइव एंजाइम्स जो हैं उनका हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है, ख़ास तौर से खाने को डाइजेस्ट करने में, और दूसरे बहुत से काम होते हैं, तो उसकी वजह से हम लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को तो खैर इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, और थोड़ा सा हमें फ़ाइबर भी मिल जाता है। तो ग्रेन के फाइबर से वेजिटेबल और फ्रूट का फाइबर जो होता है वो डाइजेस्ट करना आसान होता है, और हमें नुकसान कम करता है वो।
तो अब आते हैं ग्रेन पर। तो ग्रेन एक तो कम खाना है, दूसरा अगर खाना है तो टाइप 1 वालों को जब तक शुगर कंट्रोल ना हो तब तक गेहूं चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि उसमें शुगर और कंटेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, गेहूं और चावल दोनों में ही। तो अगर ग्रेन खाना ही है तो फिर मिलेट राइस जो हैं, जैसे चावल अगर दिल चाह रहा है तो मिलेट राइस जो होते हैं वो आप खाने को दे सकते हो बच्चे को। उसमें मिलेट राइस में कोदो जो राइस है उसका टेस्ट जो होता है वाइट राइस के बहुत नज़दीक होता है, तो वो आप खा सकते हो, मतलब टाइप 1 में बड़े भी और बच्चे भी। वैसे तो ये 4-5 मिलेट होती हैं, मैंने मिलेट के जो बताए हैं राइस की रेसिपी दे रखी है और रोटी की भी, तो वो आप देखें, उसमें आपको पता चलेगा। 4-5 तरह की ये मिलेट होती हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, मतलब शुगर इनमें ना के बराबर होती है, तो ये आप शुगर में खा सकते हो, ये नुकसान नहीं करती है। और अगर रोटी खाना चाह रहे हैं तो वो भी मिलेट की ही खाओ। अच्छा, अगर ये श्रीधान्या वाली आपको मिलेट जो 5 हैं बता रखी हैं मैंने वो नहीं मिल पाती हैं, तो फिर ये जो आपको नॉर्मल मिलती, ये तो सभी जगह मिल जाती है, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया या फिर रागी, तो ये भी आप ले सकते हो। उतनी अच्छी नहीं होती हैं ये श्रीधान्या जितनी, लेकिन फिर भी गेहूं चावल से तो बहुत ज़्यादा ठीक होती हैं। तो मिलेट की अगर रोटी बनानी है तो वो भी मिलेट की बनाएं। मिलेट की रोटी में, अच्छा मैंने पीछे जो है अलसी बताई है डालना, तो अलसी मत डालें क्योंकि अलसी बहुत ज़्यादा एलर्जी कर देती है, तो अलसी के बिना बनाएं। वो तरीक़ा बता दिया है मैंने किस तरीके से बनती है मिलेट की रोटी, तो उस तरीके से बच्चा 1 टाइम 2 टाइम जो खाना चाह रहा है तो उसे दे दीजिए, क्योंकि बच्चों का काम नहीं चलता है, उन्हें थोड़ा सा हैवी चाहिए होता है, तो 1-2 टाइम उन्हें दे सकते हो। कोशिश करो कि दिन के टाइम पे ग्रेन खाएं और रात के टाइम पे अगर प्रोटीन पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर भी अगर बच्चा थोड़ा सा खाना चाहता है तो थोड़ा सा उसको दे सकते हो, ऐसे मैनेज कर सकते हो, जैसे कि सालन रोटी या ये जो राइस मिलेट राइस है ये दिया, और साथ में कोई प्रोटीन का अच्छा हैवी आइटम दे दिया, जैसे चिकन फ्राई, मतलब चिकन जो रोस्ट करके बनाया जाता है वो, या फिर एग साथ में दे सकते हो, या फिर कोई सूप हो इस तरीके का। तो फिर क्या होता है कि वो बच्चा जो है जब प्रोटीन खा लेगा तो फिर वो रोटी कम खाएगा, ग्रेन कम खाएगा, तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जैसे सूप में अंडे डाल के दे दिए या कबाब दे दिया, जैसे प्रोटीन पहले दिया और बाद में फिर रोटी सालन दिया, तो फिर बच्चा खुद ही कम खाएगा वो, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा तो खाते नहीं हैं। अच्छा, शाम के टाइम पे जैसे खाने के 1 घंटे बाद, सोने से 1-1.5 घंटा पहले आप जो है बच्चे को मिल्क टी दे सकते हो। कैसे बनानी है मिल्क टी, वो रेसिपी मैंने दे रखी है। अच्छा, मिल्क टी में अगर आपको अच्छी सी क्रीम मिल जाती है तो थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हो, तो उससे वो हैवी भी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा, और रात में बच्चे को भूख नहीं लगेगी, उससे पेट भर जाएगा। और अगर क्रीम नहीं मिल पाती है तो सादा थोड़ा सा दूध डाल के वो चाय बना के आप दे सकते हो। बच्चे का खाना बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि उसके लिए खाने में टेस्ट होना चाहिए, कुछ भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। क्यों, और पीछे मैंने बहुत सी रेसिपीज़ दे रखी हैं, तो उसमें आप अपना क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हो, आपके यहाँ जैसा खाना बनाया जाता है। मैंने बहुत इजी तरीके से बता रखा है कि कैसे किस तरह से जो डाइट जो है उसको मैनेजमेंट किया जाता है, तो वो आप रेसिपीज़ ज़रूर देखें। अब आते हैं फास्टिंग पे। तो 12-13 साल का बच्चा तो आराम से फास्टिंग कर लेगा, बट अगर बच्चा 12 साल से छोटा है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह कर सकते हैं कि जैसे सुबह में नाश्ता लेट करना, रात में खाना जल्दी खिलाना, जैसे रात का खाना कोशिश करो 7 बजे तक ख़त्म हो जाए, बाद में 8 या 8:30 तक मिल्क टी या ग्रीन टी ले सकते हैं। मिल्क टी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो फिलर का काम करेगी, रात में भूख नहीं लगेगी उससे। जैसे मैंने बताई है उसी तरीके से टी लेना है स्टीविया डाल के। फिर अगले दिन सुबह का नाश्ता जो है वो 8 या 10 बजे तक कर लो, और 8 बजे, मतलब 8 या 10 बजे के बाद अगर कर पाते हो तो अच्छा है, नहीं तो 8-10 बजे भी कर सकते हो। और बहुत अर्ली मत करो कि 6-7 बजे उठ गया तभी नाश्ता कर रहे हो, कम से कम 8 या 10 बजे तक रुक जाओ।
तो इस तरह से अगर 8 बजे नाश्ता किया तो 13 आवर हो गए फास्टिंग के, और अगर 10 बजे तो 15 आवर हो गए फास्टिंग के। इस तरह से 15-16 आवर अगर बच्चा खींच पाता है तो बहुत अच्छी बात है। और 18 आवर अगर 15 दिन तक का बता रही हूँ मैं, 15 डेज़ का, 15 डेज़ तो नॉर्मली करनी है। और अगर 15 डेज़ की फास्टिंग अगर कर पाता है बच्चा, और अगर 18 आवर की कर लेता है 15 डेज़ तक तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पाता है अगर 15 डेज़ तक 18 आवर की, तो फिर नॉर्मली उसको रोज़ाना का ये करो कि कम से कम 14 या 15 आवर जो हैं उसके फास्टिंग के हों। सुबह से मतलब जब रात का खाना छोड़ो, खाना खाने के बाद अगले दिन सुबह का नाश्ता जो करो उसके बीच में 15-16 आवर का गैप हो रोज़ाना का, अगर रोज़ कर रहे हो। और 15 डेज़ वाला अगर कर रहे हो तो फिर 18 आवर या 21 आवर होनी चाहिए। तो बड़े तो खैर आराम से वो 15 डेज़ वाली कर लेंगे फास्टिंग, मगर छोटा बच्चा जो है वो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए इसी तरह से मैनेज करो डाइट। और वो जैसे भी करे बस खुशी से उतना ही उसको करो पाओ, ज़्यादा मत करवाओ। और बाद में जब आप देखोगे कि टाइप 1 वाले बच्चे जो होते हैं बहुत कमज़ोर से होते हैं, तो आप देखोगे जैसे जैसे उसका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगेगा और जो पैंक्रियाज जो है वो ठीक हो हील होने लगेगा, मतलब इंसुलिन ठीक से रिलीज़ होने लगेगा उसका, तो उस कम खाने के बावजूद भी बच्चा जो है अच्छे से मतलब उसकी जो मसल्स हैं वो भी बनेंगे और उसमें काफ़ी एनर्जी भी रहेगी। क्योंकि जैसे ही बच्चे का शुगर लेवल जो है कंट्रोल होने लगेगा और पैंक्रियाज हील होने लगेगा, तो उसके अंदर कम खाने के बावजूद भी ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, साथ में कम से कम हाफ आवर की सनलाइट भी बच्चे को दिखानी है। ठंड में तो धूप इतनी तेज़ नहीं होती है, मगर गर्मी में सुबह शाम की धूप जो होती है हल्की होती है, तो आप गर्मी में सुबह शाम की धूप ले सकते हो। कम से कम 20 to 30 मिनट होने चाहिए। और जाड़े में तो 1 आवर भी आराम से खूब बैठ सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि जाड़े की धूप इतनी तेज़ नहीं होती है। और एक बात और कि अलग अलग खाने के लिए बॉडी जो होती है, हर किसी की बॉडी अलग अलग ढंग ढंग से रिएक्ट करती है। तो अगर किसी खाने पर शक लग रहा है कि इस खाने के बाद हमारा शुगर लेवल बढ़ सकता है, तो खाने के 1 घंटे बाद चेक करो कितना बढ़ा। अगर 250 से ऊपर जा रही है तो फिर उस खाने से आप परहेज़ करो, जब तक कि आपका पैंक्रियाज जो है ठीक से इंसुलिन रिलीज़ नहीं करने लगता और आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आने लगता। फिर एक बार जब आपका कंट्रोल हो जाए शुगर लेवल और पैंक्रियाज हील हो जाए, उसके बाद थोड़ा बहुत आप खा सकते हो हर किस्म का खाना। और ख़ास तौर से अगर टाइप 1 का बच्चा है तो उसके लिए तो एहतियात करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखो कि अगर किसी खाने पे शक लग रहा है तो फिर 1 घंटे बाद शुगर लेवल चेक करके देखो कितनी बढ़ी है। ज़्यादा बढ़ती है तो फिर उस खाने से परहेज़ करो। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी खाना आप खाते हैं, टाइप 1 के जो पेशेंट हैं उनको या तो उस खाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर बहुत कम इंसुलिन में उनका काम चल जाए, जिससे कम से कम वो हाई इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट से तो बच पाएँ और उनकी बॉडी में जल्दी से रिकवरी हो पाए। एक बार फिर दूध और गेहूं, तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रोटीन पैंक्रियास को डैमेज करता है। बीटा सेल जो होते हैं उन्हें डैमेज करता है और नए बनने नहीं देता। तो ये दो चीज़ें टाइप 1 को अपने खाने से निकाल देनी चाहिए। कम दूध वाली चाय ले सकते हैं, फिर से पीछे रिपीट हो चुका है ये, लेकिन ये मसला ज़रा इम्पॉर्टेंट है तो दोबारा से फिर मैं बता रही हूँ। कम दूध वाली 2-3 कप चाय दिन भर में 2 से 3 कप ले सकते हैं, क्योंकि चाय में क्या होता है दूध का प्रोटीन डेड हो जाता है। किस तरह से बनानी है वो मिल्क टी की रेसिपी दे रखी है। अनाज में टाइप 1 वालों को गेहूं और चावल नहीं, शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, और बाद में जब थोड़ा शुगर लेवल कंट्रोल होने लगे तब भी बस गेहूं महीने में 1 बार और चावल जो है कम महीने में 2 बार खा सकते हो, जबकि जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगे तब। गेहूं चावल को किस तरह से फर्मेंट करके खाया जाए जिससे उसका शुगर लेवल कम हो जाए, तो इसके लिए व्हीट रोटी कैसे खाएं और प्लेन राइस वीडियो चैनल पर दी हुई है वो देखें।
अनाज में कोशिश करें मिलेट खाएं। मिलेट में भी बेस्ट होती है श्रीधान्या, नहीं तो ज्वार बाजरा रागी भी ले सकते हैं। शुगर वालों के लिए मिलेट रोटी और मिलेट राइस बेस्ट होते हैं। तो दोनों की, मिलेट रोटी और मिलेट राइस दोनों की रेसिपी मैंने दे रखी है, वो देखें किस तरीके से बनाना है। मगर रोटी में फ्लैक्स सीड नहीं डालने हैं। अब आते हैं फर्मेंटेड फूड पर। तो थोड़ा सा फर्मेंटेड फूड भी ज़रूर लें टाइप 1 पेशेंट, क्योंकि कोई भी बीमारी हो लीवर और गट डैमेज होती ही है उसमें। गट यानी पेट, तो पेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो थोड़ा सा फाइबर लेना है। फाइबर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से लेंगे, और बाकी थोड़ा सा जो मिलेट ग्रेन, मिलेट में ग्रेन जो लेंगे मिलेट वाला, तो उसमें भी फाइबर अच्छी क्वांटिटी में होता है, वो मिल जाएगा हमें। दूसरी चीज़ है, गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें गुड बैक्टीरियाज बढ़ाने हैं। तो गुड बैक्टीरियाज का फूड फाइबर होता है और शुगर होता है। तो वो फाइबर और शुगर जो है हमें फ्रूट वेजिटेबल और ये थोड़ा सा जो हम ग्रेन लेंगे मिलेट वाला, उससे मिल जाएगा। अलग से माइक्रोब्स के लिए कीफर बेस्ट है। तो कीफर जो है बस 1 या 2 चम्मच दिन भर में काफ़ी है। तो फर्मेंट हो करके बनाया जाता है ये। कीफर की रेसिपी मैंने दे रखी है, कीफर रेसिपी करके है शायद, कीफर आप डालोगे चैनल पे तो वो आपको मिल जाएगी, उसमें सारे कीफर के फ़ायदे बताए हुए हैं। कीफर में क्या होता है, बहुत सारे मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है माइक्रोब्स की। और उसके अलावा उसमें यीस्ट और क्या, मैं भूल रही हूँ इस टाइम, आपको वीडियो देखना पड़ेगी उसके लिए। कीफर आप लेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है। कीफर नहीं मिल पाता है तो फिर 1 चम्मच दही भी ले सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने फर्मेंटेड करके गोभी का, पत्ता गोभी का अचार बताया, सावरक्राउट, वो ले सकते हो थोड़ा सा, उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में बैक्टीरिया होते हैं। या फिर सिरके वाली चटनी ले सकते हो, क्योंकि विनेगर जो होता है, सिरका, एप्पल साइडर अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल पाता है तो जो भी है आपके पास, तो उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में बैक्टीरिया होते हैं, तो वो आप चटनी में डाल के थोड़ा सा खा सकते हो। तो वो भी आपके माइक्रोब्स को गट में बढ़ाने में हेल्प करेगा, क्योंकि माइक्रोब्स का बहुत बड़ा काम है हमारी ओवरऑल हेल्थ में। माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो कुछ एक हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, और मैं ध्यान में नहीं आ रहा है इस टाइम, और जैसे कुछ वाइटामिन जैसे कि K2 B12 एक्सेट्रा, ये जो होते हैं माइक्रोब्स बनाते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा बाइल भी बनाते हैं माइक्रोब्स। इसके अलावा हमारे खाने में प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड में बदलते हैं। मैंने थोड़ा सा ही यहाँ पे गुणगान किया है माइक्रोब्स का, वरना इसका काम बहुत बड़ा होता है हमारी हेल्थ में, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। थोड़ा सा ही खाना होता है फर्मेंटेड फूड, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं बढ़ते रहते हैं। तो आप कीफर और सावर क्राउट का वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, उसमें आपको बताया भी गया है किस तरह से बनेगा ये और किस तरह से खाया जाएगा, वो भी बताया गया है। तो आयोडीन, तो आयोडीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेस मिनरल है आपको हेल्दी रखने के लिए, आपके हार्मोन्स बनाने के लिए और आपके ग्लैंड्स की हेल्थ के लिए। तो पैंक्रियाज जो है वो भी एक ग्लैंड है जो कि इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। तो आयोडीन भी ज़रूर लें, बट सोर्स जो है वो फूड सोर्स होना चाहिए। जैसे समंदर में पाई जाने वाली ग़िज़ा, जैसे फ़िश या झींगे, प्रॉन, शेल फिश बेस्ट है इसके। और सबसे अच्छा जो होता है इजी फॉर्म, वो होती है सी कैल्प का कैप्सूल। तो अगर अच्छी क्वालिटी का सी कैल्प का कैप्सूल आपको मिल जाता है तो वो आप अपने रोज़ाना 1 कैप्सूल ले सकते हो। और अगर समंदर के पास ही रह रहे हो, वहीं से आपका खाना आ रहा है, तो थोड़ा मतलब सॉइल में भी होता है, उससे भी मिल जाएगा। बाकी मैं आयोडीन का एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी किस तरीके से चेक करें कि आपके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है या नहीं। और फूड सोर्स से लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बॉडी को जितना चाहिए होगा उतना लेगी, बाकी जो है वो आपका फ्लश कर देगी वो शूशु पॉटी के ज़रिए।
अच्छा, बच्चा अगर ना खा पाए कैप्सूल तो फिर क्या करो, उसकी रोटी में डाल दो, या फिर उसका बच्चा अगर देखो रोटी में या खाने में डाल के उसको तोड़ के दे सकते हो कैप्सूल को, क्योंकि उसमें कैल्प भरी होती है, वो पता भी नहीं चलेगा। अगर सूप पी रहा है, सूप में डाल दिया। बच्चा अगर 14 साल से कम का है तो फिर उसको 250 mg का कैप्सूल दे सकते हो आप। और अगर 14 साल से ऊपर का है तो वो ग्रोन अप हो चुका है, तो उसके लिए 500 mg का भी सही होता है। तो 200, क्योंकि ये जो होता है जब हम सिंथेटिक लेते हैं, जो मार्केट में आयोडीन मिलती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट और केमिकली बनी हुई होती है, वो कभी कभी नुकसान भी कर जाती है। तो फूड सोर्स में बेस्ट जो होता है सी कैल्प होता है। तो सी कैल्प का कैप्सूल जो है वो आप बच्चे को दे सकते हैं। वो उसकी ग्लैंड को वर्क करने में और ग्लैंड को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बच्चा 14 साल से कम का है तो 250 माइक्रोग्राम, और अगर 14 साल से ऊपर का है तो 500 माइक्रोग्राम तक दे सकते हो सी कैल्प का कैप्सूल। अब सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि विटामिन डी जो है वो मिल सके, और विटामिन डी के अलावा सनलाइट से हमें मेलाटोनिन भी मिलता है, और मेलाटोनिन माइक्रोब्स भी बनाते हैं थोड़ा सा। तो बच्चे को हाफ आवर की कम से कम धूप मिलनी चाहिए। ऐसी धूप ना हो जिससे कि उसको जल जाए, वो मतलब सनबर्न हो जाए। हल्की वाली धूप में बिठाओ जिससे कि उसे नुकसान ना हो। अब पानी तो मिनरल वाटर कोशिश करें कि अगर आप घर पे बना लो मिनरल वाटर तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि टैप वाटर में एक तो केमिकल ये लोग डालते हैं, क्लोरीन और फ्लोराइड, उसके अलावा उसमें मिनरल्स भी बहुत कम होते हैं। और बाज़ार से अगर आप मिनरल वाटर मंगाते हो तो वो प्लास्टिक की बॉटल्स में आता है, तो वो वहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बेहतर होगा अगर आप घर पर बना पाओ। तो यहाँ पर मैं तरीक़ा बता दे रही हूँ, अगर बना पाओगे इस तरह से पानी तो वो आपको हेल्थ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इस तरह से पानी बनाया हुआ जो होता है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अलावा दूसरे मिनरल भी होते हैं, तो वो आपको मतलब बीमारियों से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस तरह का मिनरल वाटर बनाने के लिए एक घड़ा ले लें, या मिट्टी का घड़ा या फिर स्टील का बर्तन जिसके नीचे की तरफ एक होल हो, और उसमें क्या करें, बर्तन में सबसे नीचे जो है मोटे पत्थर, उसके ऊपर रेत, और उसके ऊपर चारकोल या कोयला, और उसके ऊपर बजरी या थोड़े छोटे वाले पत्थर जो आते हैं वो डाल दीजिए। और इस बर्तन को एक स्टैंड पर रखकर, और नीचे जो है दूसरा बर्तन रखिए जिसमें से कि पानी छनकर नीचे आ जाए। नीचे वाला बर्तन भर जाए तो फिर वही पानी ऊपर वाले बर्तन पे डाल दें। इस तरह से 4-5 बार रोटेट करें तो आपका पानी जो है मिनरल वाटर तैयार हो जाएगा। इसी पानी से खाना बनाएं, और यही पानी चाय या पीने के लिए इस्तेमाल करें तो भी यही पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पानी में मिनरल्स और ऑक्सीजन भरपूर होती है। तो ये आपको बीमारियों से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और न्यूट्रिशन की कमी भी पूरी करता है। अच्छा, फैट का भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फैट में बीजों के बने और रिफाइंड ऑयल नहीं लेने हैं। खाना बनाने के लिए चर्बी का इस्तेमाल करें। थोड़ी क्वांटिटी में बटर या घी भी खा सकते हो, बट अच्छी क्वालिटी का और होममेड होना चाहिए। और मगर ज़्यादातर खाना जो है वो चर्बी में बनाएं अपना, क्योंकि चर्बी का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो चर्बी खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं एनिमल फ़ैट के, तो ये एनिमल फ़ैट का पूरा वीडियो दे रखा है, बेनिफिट्स और ऑफ एनिमल फ़ैट, वो देखें। इसके अलावा अगर स्नैकिंग करने का दिल चाहता है तो स्नैक्स के लिए प्रोटीन के आइटम रखें, जैसे कि कबाब या फिर कोई ऑर्गन मीट में आपका कलेजी हो गया, गुर्दा हो गया, इस टाइप की सब रेसिपीज़ मैंने दे रखी हैं, वो बना कर रखें। अगर बीच बीच में भूख लगती है तो वो आप खा सकते हो। बाकी बाज़ार के बने हुए खाने जितने भी आते हैं तो उनमें तो शुगर और प्रिजर्वेटिव वगैरह बहुत होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गई, और ये सब नहीं खाने हैं। सॉस, ब्रेड, बिस्किट्स वगैरह कभी कभार थोड़ा सा खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें ये सब चीज़ें, और ख़ास तौर से अगर आपका पैंक्रियाज डैमेज है तो बिल्कुल भी ना खाएं। के अलावा इस वीडियो के अलावा जो मैंने एक पहले और वीडियो बनाई है डायबिटीज़ के ऊपर, डायबिटीज़ क्यों और कैसे, वो ज़रूर देखें।
तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप ज़रूर देखें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।